हेलो दोस्तों, हमारा चैनल विजन एक्सप्लेन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन पसंद करते हो तो हमारा चैनल विजन एक्सप्लेन आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होगा। अगर हमारा मूवी एक्सप्लेन आप लोगों को पसंद आती है तो हमारा चैनल विजन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन आप लोग मिस न कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का मूवी एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का एक समूह आइस को ड्रिल करके कोर सैंपल प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही ड्रिल नीचे जाती है, आइस उनके कैंप के नीचे दरार बनना शुरू हो जाती है और जल्द ही ड्रिल भी डूबने लगती है। जेसन भी लगभग छेद में गिरता है, पर जैक और फ्रैंक समय पर उसे पकड़ लेते हैं। फिर जैक सैंपल प्राप्त करने के लिए दरार पर कूदने का जोखिम उठाते हैं और जब वह वापस कूदते हैं, उनके पैरों के नीचे आइस टूट जाती है और वह गिर जाते हैं। सौभाग्य से वह कुल्हाड़ी का उपयोग करके थामने में सफल होता है और उसके दोस्त उसे वापस ऊपर ले आते हैं ताकि वह देख सके कि कैसे पूरी बर्फ की शेल टूट रही है। कुछ समय बाद जैक यूएन के ग्लोबल वार्मिंग पर सम्मेलन में नई दिल्ली में भाग लेता है ताकि वह सभी विश्व नेताओं को बता सके कि पृथ्वी एक नए हिमयुग से गुजरेगी जो ग्रह पर सब कुछ को जमा देगी। जब राजनेता पूछते हैं कि कितना समय बचा है, जैक समझाता है कि इसमें कुछ सदियां लग सकती हैं, लेकिन अगर वे जल्दी से जीवाश्म ईंधन का उपयोग रोकते नहीं हैं, तो उनके पोते पोतियां परिणाम भुगतेंगे। दुर्भाग्यवश राजनीतिक इस पर काफी पैसा खर्च होने की बात करते हैं और जैक के भाषण को सनसनीखेज दावों के रूप में खारिज कर देते हैं। इमारत के बाहर लोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रिपोर्टर बर्फ पर टिप्पणी करता है जो इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ और यह शहर को अराजकता में भेज रहा है। सम्मेलन के बाद जैक टेरी से मिलता है। टेरी, जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है, टेरी जैक के बिंदुओं से सहमत होता है और वे सिद्धांतों को साझा करने के लिए एक साथ चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्कॉटलैंड में टेरी के निगरानी स्टेशन पर एक कर्मचारी देखता है कि एक बॉय बड़े तापमान गिरावट दिखा रहा है, लेकिन उसका सहकर्मी सोचता है कि एक मजबूत लहर ने इसे झटका दिया होगा। जब टेरी वापस आता है तो वे उसे इसके बारे में नहीं बताते। जापान में एक सामान्य बरसाती दिन प्रतीत होता है जब अचानक विशाल ओले आकाश से गिरना शुरू होते हैं, वाहनों और इमारतों को नष्ट करते हैं और कुछ लोगों की जान ले लेते हैं। यूएसए में हरिकेन नॉयलिनी के बारे में रिपोर्ट्स ने मौसम विज्ञानियों को चौंका दिया है। ये अब तक दर्ज किया गया सबसे मजबूत हरिकेन है और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के आकाश में असामान्य विशाल तूफानों के बनने पर चौंक गए हैं। इस बीच जैक का बेटा सैम अपने दोस्त ब्रायन और अपनी क्रश लॉरा के साथ न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। सैम को उड़ान भरने से डर लगता है और जब विमान भारी तूफान में प्रवेश करता है तो वह और भी ज्यादा घबरा जाता है, जिससे विमान कांप उठता है। अचानक पायलट घोषणा करता है कि हम कुछ अशांति से गुजरने वाले हैं, इसलिए सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं और हिलने डुलने के बढ़ने पर मजबूती से पकड़ लेते हैं जब बैग गिरना शुरू होते हैं, गलियारे में चारों ओर गिरते हुए। शुक्र है यह ज्यादा देर नहीं चलता और सैम को एहसास होता है कि वह लॉरा का हाथ पकड़े हुए है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ता है। जब वे न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वे पश्चिम की ओर उड़ते हुए बड़े समूह में पक्षियों को देखकर हैरान होते हैं, मानो वे किसी चीज से भाग रहे हो। हाय सी फैमिलियो, एल सुनर। दरअसल खेतों और चिड़ियाघरों में जानवर भी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मानो वे डरे हुए हों। सैम और उसके दोस्त प्रतियोगिता में जाते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सैम ये नोटिस करने से बच नहीं पाता कि दूसरे स्कूल का एक लड़का जेडी लॉरा के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। बाद में मॉनिटरिंग स्टेशन में टेरी आखिरकार समुद्र के तापमान में गिरावट को दर्ज करने वाले बॉय को नोटिस करता है। कर्मचारी उसे बताता है कि उसने पिछले दिन क्या देखा था, लेकिन वे जल्द ही पता लगाते हैं कि कई बुए एक ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह कोई खराबी नहीं है। टेरी जैक को बुलाने का फैसला करता है और उसे बताता है कि उसकी थ्योरी बहुत तेजी से घटित हो रही है, जो पिछले हिमयुग से 10,000 वर्ष पहले से नहीं हुआ। इस परिदृश्य को प्लॉट करने में सक्षम एकमात्र पूर्वानुमान मॉडल जैक्स है। मिशन को एलए में एक रिपोर्टर से एक संकट कॉल मिलती है जो बताता है कि गोल्फ की गेंदों के आकार के ओले पड़ रहे हैं। तकनीशियन टीवी चेक करता है और जानता है कि एलए में एक टॉर्नेडो बनने लगा है, इसलिए वह अपने बॉस को चेतावनी देने के लिए कॉल करता है। आदमी बाहर जाता है और पता चलता है कि टॉर्नेडो औसत से बड़ा है। जैक के पास वापस आए, वह और उसके सहकर्मी न्यूज हेलीकॉप्टर्स की रिपोर्ट्स देखते हैं जो फिल्माते हैं कि कैसे एलए के आसपास कई बवंडर बहुत तेजी से बन रहे हैं और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन बड़े वाहन भी उड़ जाते हैं और जल्द ही इमारतें भी ढहने लगती हैं। मौसम निगरानी केंद्र भी प्रहार का शिकार होता है और बाद में मलबे पर मुश्किल से खड़ा हो पाता है। जल्द ही राष्ट्रपति सभी वायु यातायात को रोकने का आदेश देते हैं, लेकिन 2 विमान समय पर वापस नहीं आ पाते और मिडवेस्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में ग्लोबल चेंज के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक होती है और वे दुनिया भर से अजीब और हिंसक मौसम की रिपोर्ट्स शेयर करते हैं। टेरी की पुष्टि के बदौलत जैक समझा पाता है कि यह उत्तरी अटलांटिक धाराओं के कारण हो रहा है, जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलती हुई ध्रुवीय बर्फ से प्रभावित किया जा रहा है। वह यह भी उल्लेख करता है कि यह अभी शुरू हुआ है और यह जल्द ही और भी बदतर हो जाएगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन अभी भी एक सिद्धांत है, इसलिए जैक के बॉस ने उसे सरकार को सबूत भेजने के लिए 8 घंटे दिए। फ्रैंक, जेसन और नासा की मौसम विज्ञानी जेनेट की मदद से जैक एक अच्छी रिपोर्ट लिखने में कड़ी मेहनत करने लगता है, इस हद तक कि वह 24 घंटे तक सोता नहीं है। जब वह अंततः ब्रेक लेता है, उसकी टीम कुछ गणनाएं समाप्त कर लेती है और वे पता लगाते हैं कि नए हिमयुग के धरती पर हमला करने में केवल 6 से 8 सप्ताह बचे हैं। अगले दिन जैक को सैम का फोन आता है जो समझाता है कि वह न्यूयॉर्क में फंस गया है क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने शहर में बाढ़ ला दी है और कई बंद हो गए हैं। फोन रखने के बाद वह पता लगाता है कि जेडी अपने समूह को अपने शानदार अपार्टमेंट में रहने की पेशकश कर रहा है, जबकि बुरा मौसम अभी भी डीसी तक नहीं पहुंचा है। लोग पहले ही घबरा रहे हैं और सुपरमार्केट में लूट मचा रहे हैं। जैक उपराष्ट्रपति से मिलता है और उन्हें बताता है कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उन्हें निकासी शुरू कर देनी चाहिए, पर उपराष्ट्रपति इसे अनदेखा कर देते हैं। इस बीच उत्तरी यूरोप में पिछले 24 घंटे से बर्फबारी अद्भुत गति से हो रही है और रुकने का कोई संकेत नहीं है। खोज और बचाव दल को राजवंश को वापस लाने के लिए भेजा गया है, लेकिन हेलीकॉप्टरों की दृष्टि शून्य है।
और आंधी की आंख में उड़ने लगते हैं। जल्द ही हेलीकॉप्टर के उपकरण और पंख जमने लगते हैं, जिससे वे गिरने और क्रैश होने लगते हैं। केवल एक पायलट बच पाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर झांकता है, वह मौत के घाट उतर जाता है। टेरी इस घटना के बारे में सुनता है और इसे विश्लेषण करने के लिए जैक को गोपनीय डेटा भेजता है, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसी तरह वे भूमि पर बन रहे एक हरिकेन की खोज करते हैं, जो होना नहीं चाहिए। न्यूयॉर्क में पहले ही 3 दिनों से बारिश हो रही है और सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और पानी अब सड़कों के मैनहोल से बाहर बह रहा है। कनाडा में महासागर सेकंडों में 25 फुट ऊपर उठा और इसने भयानक तूफान भी पैदा किए। वास्तव में एक उष्णकटिबंधीय हरिकेन की रिपोर्ट है। सैम और उसके दोस्त टीवी पर ये रिपोर्ट्स देखते हैं ठीक उससे पहले कि बिजली चली जाती है और जेडी घोषणा करता है कि वह अपने भाई को लेने जाना चाहता है, इसलिए वह समूह को भी सवारी देने की पेशकश करता है। जब वे इमारत से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि शहर पूरी तरह से अराजकता में है और बांट बढ़ रही है। मामले को और खराब बनाते हुए स्थानीय चिड़ियाघर के कर्मचारी पाते हैं कि भेड़िए भाग गए हैं। कई लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय में छिपने के लिए भाग रहे हैं। हालांकि एक बेघर व्यक्ति को उसके कुत्ते के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वाहन अब और नहीं चल पा रहे हैं, या तो पानी की वजह से, और बहुत से लोग अपनी कारों के अंदर फंस जाते हैं। सैम का समूह भी पुस्तकालय की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन लॉरा एक कार में फंसे परिवार की मदद करने के लिए पीछे रह जाती है। इस प्रक्रिया में उसका पैर चोटिल हो जाता है। अचानक एक विशाल सुनामी कहीं से निकलकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मारती है और धीरे धीरे शहर को निगलती है। हजारों लोगों को मार डालती है। सैम सड़क पर वापस दौड़ता है लॉरा को लेने के लिए और लाइब्रेरी में ले आता है, ठीक उससे पहले जब लहर क्षेत्र को कवर करती है और पुस्तकालय की पहली मंजिल में भी घुस जाती है। एक पल का सन्नाटा। कुछ ही क्षणों में जैक अपनी गणना पूरी कर लेता है और टेरी को फोन करके सूचित करता है कि हवा बहुत तेजी से नीचे उतर रही है, जिससे कनाडा में तूफान आ रहे हैं। स्कॉटलैंड और साइबेरिया में कुछ इलाके हैं जो बढ़ रहे हैं और जल्द ही अन्य क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। उनका 6 सप्ताह का अनुमान गलत था। नए हिमयुग की शुरुआत होने में केवल 42 घंटे लगेंगे। इसे रोकने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। वे केवल जाने बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उस पल जैक को न्यूयॉर्क में हो रही घटना का अलर्ट मिलता है और वह अपनी पत्नी लूसी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। न्यूयॉर्क में सभी बचे लोगों सहित कुत्ता भी पुस्तकालय में आराम से बैठने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के भी फोन पर सेवा नहीं है, इसलिए सैम एक पेयफोन की तलाश में जाता है। वह बाढ़ से भरे हुए फ्लोर को ढूंढने में समाप्त होता है और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करके बताता है कि वह ठीक है। जैक उसे असली स्थिति की जानकारी देता है। अपने बेटे से अंदर रहने को कहता है, क्योंकि तूफान और खराब होगा और बाहर वाले सभी लोग ठंड से मर जाएंगे। इस मंजिल पर पानी हर सेकंड ऊंचा होता जा रहा है और बार सीलिंग तक पहुंच जाती है। कॉल समाप्त होता है। एक पल के लिए लॉरा सोचती है कि सैम डूब गया है, लेकिन सौभाग्य से वह तैरकर बाहर आ जाता है। फिर लॉरा सैम के लिए सूखे कपड़े ढूंढती है और उसे अपनी गर्मी देने के लिए गले लगाती है। कुछ ही पल बाद सभी लोग एक अजीब शोर सुनने लगते हैं और जब वे बाहर देखते हैं तो बार की गलियों में से मालवाहक जहाज को गुजरते हुए देखकर चौंक जाते हैं, जो अपने नीचे की गाड़ियों को कुचल रहा होता है। इस बीच जैक फैसला करते हैं कि वह खतरे की परवाह किए बिना अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। उसका बॉस जानता है कि वह उसे रोक नहीं सकता, पर पहले उससे सरकार से फिर कोशिश करने को कहता है, क्योंकि इस बार उनकी मुलाकात स्वयं राष्ट्रपति से है। मीटिंग के दौरान वह कहता है। बैठक के दौरान जैक एक प्रभावशाली प्रस्तुति देते हैं और सुझाव देते हैं कि उत्तर में रहने वाले लोगों को जितना संभव हो सके दक्षिण की ओर जाना चाहिए, शायद मेक्सिको तक भी। उपराष्ट्रपति फिर से जैक की हर बात की निंदा करते हैं, लेकिन इस बार वह ध्यान नहीं देने पर राष्ट्रपति की टीम द्वारा तुरंत फटकारे जाते हैं। योजना को आसान बनाने के लिए जैक U1SA पर एक पंक्ति लिखते हैं। उन सभी लोगों का नक्शा जिन्हें अभी भी निकाला जा सकता है और बताया गया कि अफसोस की बात है, दूर वालों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो जम जाएगा। जैक के जाने के बाद उपराष्ट्रपति ने निकासी के खिलाफ फिर से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी अनदेखी की और जैक की योजना को मंजूरी दी। टेरी स्टेशन में वापस इमारत की बिजली चली जाती है और टीम ने पीने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बचाव नहीं होगा। न्यूयॉर्क में पुस्तकालय में भी बिजली नहीं है। बेघर आदमी देखता है कि बाढ़ जम गई है और लोग बर्फ पर दक्षिण की ओर चलने का मौका उठा रहे हैं, इसलिए बचे हुए लोग और पुस्तकालय भी ऐसा ही करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सैम जैक ने क्या कहा इसकी जानकारी देकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा करते हैं और वैसे भी चले जाते हैं। केवल एक छोटा समूह पीछे रह जाता है और चूंकि तापमान इतनी तेजी से गिर रहा है, उनके पास जगह को गर्म करने के लिए किताबें जलाने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता है। वे खाने के लिए कुछ पाने के लिए वेंडिंग मशीनों को भी तोड़ते हैं और कालीन का उपयोग कंबल के रूप में करते हैं। शहर के बाहर लोग ठंड से पीड़ित हैं और पुस्तकालय छोड़कर जाने का पछतावा कर रहे हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो रही है। इसी बीच मेक्सिको अपनी सीमाएं बंद कर देता है, क्योंकि वह और अधिक अमेरिकी शरणार्थियों को संभाल नहीं पा रहा है। बाकी सब इतिहास है। सड़कें ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं, इसलिए लोग मेक्सिको पहुंचने के लिए नदी को पार करने लगते हैं, जैसे कि अवैध प्रवासी। कुछ घंटों बाद ट्रैफिक आखिरकार चलने लगता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक समझौता किया है। वह सभी लैटिन अमेरिकी आरण को माफ कर देगा बदले में बॉर्डर खोलने के लिए। डीसी में एक अस्पताल में लूसी अपने एक मरीज को पढ़ रही होती है जब उसे कुछ बुरी खबर मिलती है। लोग घबराकर भाग गए, इसलिए कोई एम्बुलेंस नहीं बची है। एक सहकर्मी कहता है कि एक पुलिस वाला है जिसके पास बर्फ हटाने वाली गाड़ी है जो मदद कर सकता है, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस के अलावा किसी और चीज में नहीं ले जाया जा सकता। लूसी अपने सहकर्मी से कहती है कि वह जब तक उचित मदद नहीं आ जाती वह बच्चे के साथ वहीं रुकी रहेगी। जैक के पास वापस वह सैम को बचाने के लिए फ्रैंक और जेसन से मदद मिलने पर हैरान है। अंटार्कटिका के लिए बने विज्ञान उपकरण का उपयोग करते हुए वे अपने ट्रक से जमी हुई भूमि को पार करते हैं, लेकिन अंततः वाहन एक रोड ब्लॉक से टकरा जाता है। अब उनके पास बर्फ के जूते का उपयोग करते हुए पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और रस्सी से जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना है। वे कुछ घंटों तक लगातार चलते रहते हैं, लेकिन बर्फ की वजह से वे जिस पर चल रहे होते हैं उसे नहीं जान पाते हैं और एक समय पर वे एक इमारत के ऊपर चल रहे होते हैं। शीशा टूटता है और फ्रैंक तुरंत अंदर गिर जाता है। दूसरों को भी अपने साथ खींच लेता है। जैक अपनी कुल्हाड़ी से गिरने को फिर से रोकने में सफल होता है, परंतु उसके नीचे का शीशा अब टूटना शुरू हो गया है।
पहले फ्रैंक रस्सी के अंत को काटता है ताकि उनके मुख्य सामान के बैग को छोड़ सके, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए फ्रैंक अपनी रस्सी भी काट देता है। उसके दोस्त उसे पुकारते हैं क्योंकि फ्रैंक अपनी मौत के लिए गिरता है। इसके बाद जैक और जेसन रात बिताने के लिए एक तंबू लगाते हैं। अस्पताल में एक एम्बुलेंस आखिरकार लूसी और मरीज को लेने आती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को भी निकाला जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उपराष्ट्रपति को खबर मिलती है कि राष्ट्रपति तूफान में फंस गए और बच नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री देखते हैं कि कैसे एक विशाल बादल ग्रह को ढक रहा है और जेनेट को भेजने के लिए कुछ छवियों को लेते हैं। जैसे ही वह उन्हें देखती है, वह भविष्यवाणी करती है कि कनाडाई तूफान 1 घंटे में न्यूयॉर्क को प्रभावित करेगा। पुस्तकालय में लॉरा सो नहीं सकती, इसलिए सैम उससे बातें करता है। अंत में अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। लॉरा उसे चूमकर जवाब देती है। सुबह में समूह को पता चलता है कि लॉरा बुखार के कारण बेहोश हो गई है। वे एक चिकित्सा पुस्तक में लक्षणों को देखते हैं और उसके पैर की जांच करते हैं, ये महसूस करते हुए कि पिछले दिन लगी चोट से उसे रक्त विषाक्तता हो गई है। किताब कहती है कि उसे तत्काल पेनिसिलिन की आवश्यकता है या वह अपना पैर खो देगी। इसलिए सैम दवाई ढूंढने के लिए कार्गो जहाज में जाने का फैसला करता है और ब्रायन और जेडी मदद करने का प्रस्ताव देते हैं। तीनों जल्दी से जहाज तक पहुंचते हैं, बिना इस बात का आभास किए कि जू से भागे हुए भेड़िए उनकी खुशबू का पता लगा रहे हैं। अस्पताल का दरवाजा बंद होता है, इसलिए सैम एक गलियारे की खिड़की से बाहर निकलता है और दीवार के चारों ओर सावधानी पूर्वक चढ़ता है। वह चिकित्सा कक्ष की खिड़की तोड़ता है और अंदर आ जाता है, जहाँ वह अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोलता है और ब्रायन पेनिसिलिन पा लेता है। सैम तुरंत वापस जाना चाहता है, पर ब्रायन और जेडी कहते हैं कि उन्हें खाना भी लेना चाहिए। जब वे रसोई में होते हैं, ट्रियो अचानक खिड़की के पास खोजे जाते हैं। वे जहाज के माध्यम से उनका पीछा करना शुरू करते हैं। एक भेड़िया जेसन के पैर को काट लेता है तो सैम उसे सिर पर मारता है, जब तक कि वह अपने दोस्त को छोड़ नहीं देता और वे अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेते हैं। और उसी क्षण तूफान की आंख अंततः न्यूयॉर्क को ढक लेती है। सैम इसे देखता है और एक योजना बनाता है। वो अपने दोस्तों को दरवाजा बंद करने का मौका देने के लिए भेड़ियों को कमरे से बाहर लुभाने की कोशिश करेगा। फिर सैम बाहर दीवार पार करता है ताकि वह खिड़की का पुनः उपयोग कर सके, पर गलती से वह टूटे हुए शीशे पर कदम रख देता है और भेड़ियों का ध्यान योजना से पहले ही खींच लेता है। वह तेजी से दौड़ना शुरू करता है और कुछ मोड़ों के बाद वह उन्हें एक गलियारे में फुसलाने में सफल होता है और दरवाजा बंद कर देता है। गलियारे के दूसरे छोर पर जाएं ताकि रसोई तक पहुंचने की कोशिश करें, परंतु ब्रायन और जेडी ने उस दरवाजे को भी ताला लगा दिया है और अब वे आपूर्ति जुटा रहे हैं। वे सभी सामान और घायल जेडी को नाव में डालकर उसे जहाज से बाहर खींचते हैं। उसी समय उनके आसपास की इमारतें जमने और गिरने लगती हैं। ब्रायन और सैम को जेडी को उठाकर लाइब्रेरी में दौड़ना पड़ता है, जहाँ वे बाकी इमारत जमने से ठीक पहले गर्म कमरे में प्रवेश करते हैं। समूह तुरंत आग को मजबूत बनाने पर काम करता है। जमी हुई भूमि पर जैक और जेसन आगे बढ़ते रहते हैं, पर अंततः जेसन थकान के कारण गिर पड़ता है और जैक को उसे बर्फ में खींचते हुए ले जाना पड़ता है। जब वह तूफान की आंख की खोज करता है, वह तुरंत बर्फ में खुदाई शुरू कर देता है और जेसन और खुद को ठीक उस क्षेत्र जमने से पहले एक खुले वेंट के माध्यम से फेंक देता है। कुछ घंटों बाद जेसन जागता है और टेंट खड़ा होने और कुछ आग जलती हुई पाता है। जैसे ही जैक उसे देखता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, जेसन के इंतजार करने के विचार को सुने बिना, क्योंकि जैक सोचता है कि सैम शायद ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। जैसे जैक और जेसन तूफान के बीच से गुजरते हैं, उन्हें हर जगह जमे हुए शव मिलते रहते हैं। वे केवल रात में टेंट में सोने के लिए रुके और जैक कहते हैं कि मानवता ने एक हिमयुग का सामना किया, लेकिन अगर वे अब से अधिक सावधान नहीं है, चलते रहो, वे इसे नहीं बचा पाएंगे। कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन देखता है कि तूफान यूरोप में शांत हो रहा है और वे अंत में जमीन को फिर से देख पाते हैं। उसी समय जैक तंबू से बाहर आता है और देखता है कि आकाश साफ हो गया है। उसके और जेसन के लिए अब चलना आसान हो गया है और वे जल्दी ही न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पूरी तरह से जमी हुई पाते हैं और कई जहाज बर्फ में फंसे हुए होते हैं। जब जीपीएस इंगित करता है कि वे पुस्तकालय के ऊपर खड़े हैं, जैक को यह महसूस होता है कि बर्फ ने शायद उसके बेटे को दफन कर दिया है। उन्होंने हार नहीं मानी। जोड़ी ने बर्फ में एक खुलासा पाया और एक खिड़की के माध्यम से इमारत में प्रवेश किया। जैसे ही वे आसपास देखते हैं, उन्हें उम्मीद खोने लगती है, पर अंततः उन्हें एक दरवाजे के नीचे प्रकाश नजर आता है और वे उसे खोलकर देखते हैं कि समूह जीवित और स्वस्थ है। यहाँ तक कि लॉरा भी बेहतर महसूस कर रही है। सैम और जैक जल्दी से एक गर्म गले लगाते हैं। इस कुछ समय बाद मैक्सिको में उपराष्ट्रपति ने नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है और पुस्तकालय में बचे लोगों के बारे में सुनने के बाद वह टीवी पर घोषणा करता है कि वह गलत था और वह उत्तरी राज्यों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू करेगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और समूह को साथ ले जाते हैं, उस कुत्ते को भी। उन्होंने कई और शव भी पाए। अन्य इमारतों में बचे लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं और ध्यान देते हैं कि यह सबसे स्वच्छ हवा है जिसे उन्होंने कभी देखा है।